हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसको हम बोलेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो हमने जो त्रुटियां जो हैं, मतलब एरर एनालिसिस, त्रुटियों का जो विश्लेषण है, यानी कि त्रुटियां किस प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसका जो हमने डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ लिया है। अब उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ नोटिंग पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। तो ये वाला वीडियो है जो है न्यूमेरिकल पर आधारित है, जिसको हम बोलेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, यानी कि एरर एनालिसिस का ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 होगा। इसके पहले हमने बीमाओं के बारे में पढ़ा था, सार्थक अंक के बारे में पढ़ा था, तो उस पर प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस की थी, जो कि आपके जीई नीट लेवल और एयरफोर्स नेवी में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे उस पर हमने चर्चा की थी। तो चलिए न्यूमेरिकल के पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है कि मापक यंत्र का अल्पतमांक अगर कम होने पर सापेक्ष त्रुटि कम होती है। मापक यंत्र का अल्पतमांक अगर कम हो जाए तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? कम होती है। देखिए, जो त्रुटि होती है, अगर कोई माप हम किसी मापक यंत्र से लेते हैं, कोई माप अगर हम मापक यंत्र से लेते हैं, कोई माप जो है अगर हम किसी मापक यंत्र से लेते हैं, तो जो उसमें त्रुटि होती है वो मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है, यानी कि जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है उस मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हम जानते हैं कि सापेक्ष त्रुटि होती है निरपेक्ष त्रुटि और बटे माप, जो उसका वो रियल माप होता है, प्रेक्षित मान एक तरह से कह लीजिए। अब देखिए कि जिस अल्पतमांक कम होंगे तो सापेक्ष त्रुटि भी कम होगी। देखिए, अल्पतमांक कम होने पे सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाती है? कम होती है। अर्थात किसी राशि का, और एक चीज और भी है कि अगर किसी राशि का परिमाण कम होने पर सापेक्ष त्रुटि अधिक होती है, यानी x की वैल्यू अगर कम हो जाए तो सापेक्ष त्रुटि बढ़ जाएगी, यानी अगर x की वैल्यू कम हो जाए तो सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर x की वैल्यू बढ़ जाए तो सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी किसी राशि का परिमाण अगर कम हो जाए तो सापेक्ष त्रुटि बढ़ जाती है। तो कोई बहुत कम परिमाण वाली अगर राशि है तो उसको अधिक यथार्थता से नापना चाहिए, मतलब है ऐसे यंत्र से नापा जाए जिसका अल्पतमांक क्या हो? कम हो, यानी अर्थात कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापना चाहिए। देखिए, ये कम तो ये बढ़ जाएगी, तो ये अगर कम है तो सापेक्ष त्रुटि ज्यादा ना आए, इसके लिए शुद्ध यानी कम यथार्थ, अधिक यथार्थ वाले यानी कम अल्पतमांक वाले यंत्र से इसको मापना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से सीधा सीधा देखिए, सापेक्ष त्रुटि जो होती है निरपेक्ष त्रुटि के अगर देखा जाए तो समानुपात है, यानी अल्पतमांक ही त्रुटि के बराबर होता है। अगर किसी माप को किसी यंत्र से लिया गया है तो जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो अल्पतमांक के बराबर होती है। और यहाँ पे ये चीज है कि जो यथार्थता होती है वो सापेक्ष त्रुटि के क्या होती है? व्युत्क्रम में होती है, और सार्थक अंकों की संख्या के समानुपाती होती है। इस बात का ध्यान रखना कि जितने माप में जितने अधिक सार्थक अंकों की संख्या होगी, यथार्थता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है ना। और सापेक्ष त्रुटि उतना ही कम होगी, यानी जितना अधिक सार्थक अंक होंगे उसकी यथार्थता उतनी अधिक होगी तो सापेक्ष त्रुटि कम होगी, और सापेक्ष त्रुटि जितना अधिक होगी वो चीज उतना ही कम यथार्थ होगी, ठीक है ना। तो सापेक्ष त्रुटि कम तो यथार्थता ज्यादा, सापेक्ष त्रुटि ज्यादा तो यथार्थता कम। यथार्थता भी डिपेंड करती है सार्थक अंकों की संख्या पे, यानी सार्थक अंक जितना अधिक होंगे उसकी यथार्थता उतनी अधिक। पर शुद्धता जो होती है वो यंत्र के अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यंत्र के अल्पतमांक के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा वो चीज उतनी ही परिशुद्ध होगी। यानी किस सीमा तक? यानी कि यंत्र का अल्पतमांक होता है, एक विभेदन सीमा होती है, तो विभेदन सीमा और अल्पतमांक एक ही चीज होता है एक तरह से।
कि किसी चीज को किस सीमा तक, किस हद तक नापा गया है, वो उसकी विभेदन सीमा कहलाती है और वो उसके अल्पतमांक के बराबर होती है। तो अल्पतमांक जितना कम होगा वो उतना ही परिशुद्ध होगा। यानी कहने का मतलब है कि अल्पतमांक कितना, किसका सबसे ज्यादा कम होता है, तो स्क्रू गेज मापी, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मापता है सेंटीमीटर में, तो वो कोई भी माप बड़ी शुद्धता से लेगा, तो उसको हम लोग परिशुद्ध कहते हैं, ठीक है ना। और यथार्थता का मतलब होता है कि कोई जो माप ली गई है वो वास्तविक माप के कितनी निकट है, वो सार्थक अंकों की संख्या पर निर्भर करती है। सूत्र में अगर कोई सूत्र दिया है और जिस राशि की घात, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसकी सार्थक अंकों की संख्या जितनी कम होगी उसमें सापेक्ष त्रुटि उतनी अधिक होगी। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, ये सार्थक अंकों की संख्या अगर कम होगी तो उसमें सापेक्ष त्रुटि उतनी अधिक होगी, तो उसको कम अल्पतमांक वाले अंक से उसको मापना चाहिए, ठीक है ना, ताकि सापेक्ष त्रुटि कम हो जाए। सूत्र में एक दूसरी बात है कि अगर कोई फार्मूला दिया है उसमें जिस राशि की घात जितनी अधिक होगी तो उस राशि के मापने में प्रतिशत त्रुटि सबसे अधिक होती है। अगर अब इस पे एक एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है ना, इस पे क्या करेंगे, एग्जांपल भी लेंगे कि जिस सूत्र में जिस राशि की घात जितनी अधिक होगी उस राशि के मापने में प्रतिशत त्रुटि सबसे अधिक होगी, अतः उस राशि को ऐसे मापक से मापा जाना चाहिए जिसका अल्पतमांक कम हो। यानी कि अगर किसी सूत्र में किसी भौतिक राशि की पावर जितनी अधिक होगी उसमें प्रतिशत त्रुटि उतना ही अधिक होगी, और जिसमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी कम होगी उसमें सापेक्ष त्रुटि उतना ही अधिक होगी, तो प्रतिशत त्रुटि भी अधिक होगी। तो इन दो चीजों पे हम अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे। एक आता है, असल में सिलेबस में है या नहीं, फिर भी हम बता देते हैं कि जो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि होता है वो इस सूत्र से निकाला जाता है, प्रमाणिक मान प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। उस पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जो मान लो लोहे का जो घनत्व होता है 7.88 ग्राम पर सेमी घन मीटर सेंटीमीटर होता है, और एक प्रयोगकर्ता ने प्रयोग द्वारा उसका मान ये निकाल दिया, ये प्रायोगिक मान हो गया, ये उसका प्रमाणिक मान हो गया। तो तब प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो प्रमाणिक में से प्रायोगिक मान घटाना, मतलब इस चिन्ह का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, यानी मान पॉजिटिव आना, ठीक है। और नीचे क्या रखते हैं, प्रमाणिक मान, तो इसमें से इसको घटा करके इससे भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो हमारा जो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि है ये चीज आ गया। अब चलिए आगे हम सिलसिला शुरू होगा न्यूमेरिकल का, उसके पहले हम दो चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें बात करेंगे और उसी के साथ एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। ये तो हम कुछ चीजें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट के रूप में उसको बताते हैं, जो कहीं भी आवश्यकता होगी इस सवाल में उसकी आवश्यकता है। और ये शायद जब हम सार्थक अंक पढ़ा रहे थे तो उसमें ये चीज मिस भी हो गई थी, वहां पे इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन से कोई राशि प्राप्त होती है, कहने का मतलब अगर कोई भौतिक राशि को किसी मापक यंत्र से मापा जाता, उससे अगर प्राप्त होती है, यानी मापन से प्राप्त होती है, जिसमें अंतिम अशून्य अंक हो के दाईं ओर शून्य अंक हो, यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से जो पीछे अशून्य अंक के जो पीछे दाईं ओर जो शून्य अंक होता है, तो सभी दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। कब, जब उसको किसी मापन से मापा गया हो, यानी यदि किसी भौतिक राशि के मापन से कोई ऐसी राशि प्राप्त होती, मापन से, ठीक है ना, मापन से, यानी एक जो कहने का मतलब होता है जो लास्ट वाला जीरो होता है, एक होता है एंडिंग जीरो जिसको कहते हैं, बताते हैं लीडिंग होता जो होता है नहीं, जो एंडिंग जीरो, तो एंडिंग जीरो लेकिन विदाउट डेसिमल। ये भी ध्यान देना है कि अगर किस भौतिक राशि मापन से प्राप्त हुई है और एंडिंग जीरो हो, विदाउट डेसिमल हो, तो उसे सार्थक अंक माना जाता है। जैसे किसी वस्तु का भार इतना है, तो देखिए विदाउट डेसिमल है, लास्ट में जीरो, एंडिंग जीरो है ना, तो भी इसको सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक 4 है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। लेकिन दूसरी यही बात है कि अगर ऐसी संख्या लिख दी गई हो जो किसी मापन से प्राप्त नहीं हुई, केवल लिख दी गई हो, ऐसी संख्या जो मापन से प्राप्त नहीं हो तथा जिसमें दशमलव भी ना हो, तो अशून्य अंक
अशून्य संख्या के दाईं ओर यानी एंडिंग जो 0 होते हैं स्थित सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल में ये, अगर इसमें डेसिमल लगा होता तो सभी एंडिंग 0 क्या होते, सार्थक अंक होते। लेकिन इसमें क्या है, विदाउट डेसिमल है और किसी मापन से ये प्राप्त नहीं हुई है, विदाउट डेसिमल है और किसी मापन से प्राप्त नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें सार्थक अंक 0 कोई भी नहीं होगा, केवल 1 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, तो सार्थक अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए कि जिसमें सार्थक अंकों की संख्या कम होती है, उसे जरूरत होती है बहुत सावधानी से मापने की। अगर सार्थक अंकों की संख्या बराबर है और जिसमें पावर अधिक होती है सूत्र में, उसको सावधानी से मापने की आवश्यकता होती है। जैसे पहला सूत्र ये है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले सूत्र में, ठीक है ना, यही सवाल है, लेकिन ऊपर क्या है, सार्थक संख्या अलग अलग है, यहाँ पावर पे ध्यान नहीं दिया गया है। जिसमें सार्थक अंक सबसे कम होगा उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्यादा आएगी। नीचे वाले सवाल में अगर सार्थक अंकों की संख्या बराबर है तो जिस राशि में पावर ज्यादा होगा उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्यादा होगी। इसी चीज को हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे लिखते हैं, अब बाकी ऊपर का मिटा के लिखेंगे। ये है ए बी और बी केवल है और यहाँ पे c² है। हमने इसको, अगर हमको y में सापेक्ष त्रुटि चाहिए अधिकतम, तो हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं जैसा कि हमने पीछे बताया हुआ है। पावर आगे आ जाएगी, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा a/a और इसे लिखेंगे डेल्टा b/b और इसे लिखेंगे 2 डेल्टा c/c। हालांकि ये पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, अधिकतम त्रुटि। क्या निकाल रहे हैं, अधिकतम त्रुटि। अब एक चीज यहाँ पर के ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें निरपेक्ष त्रुटि नहीं पता है, तो जो हमने लिखवाया था, जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने लिखवाया था कि अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि नहीं है दी हुई है, तो वो जिस मापक यंत्र से मापा गया है, ठीक है ना, उसका अल्पत मान ही क्या होता है, उसका अल्पत मान ही निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होता है। अगर कोई माप कर दी गई है, ये किसी मापक यंत्र से ही मापे गए हैं, तो हमें पता नहीं है इसमें निरपेक्ष त्रुटि, तो हम क्या करते हैं, हम ये क्या करते हैं, पहला वाला है, हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले अंक पर जो कि अनिश्चित होता है, डाउटफुल होता, उस पर 1 लिख करके बाकी के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 0 लिख देते हैं। बाकी के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 0 0 लिख देते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 लिखिए, बाकी को 0 कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा, 0 0 1, ठीक है ना। और a की वैल्यू यही है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 है। अब आ जाइए, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 है। अब इसको 1 करिए, इसको 0 करिए, मान कितना है, 3.0 है, प्लस, ठीक है ना। अब आ जाइए C वाले पर 2 हो जाएगा गुणे डेल्टा C, इसके जगह 1 करिए, बाकी 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 0 होंगे 0.0 और बाकी इसकी वैल्यू क्या है, ये, ठीक है ना। ये आप किताब का सवाल है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो हमने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ, हालांकि हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट तो होगा, बशर्ते मेरा मकसद था उसको समझाना, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो हम सिंपली जो कैलकुलेट करके आएंगे तो वो हमारा आएगा, ये आया है, हम बता दे रहे हैं, किताब में ही रखा हुआ सवाल है। तो ये आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, तो ये आएगा इतना और ये आएगा, तो सिंपल है, दशमलव हट जाएंगे 30 हो जाएगा, और ये जो आएगा 2/345। अगर हमें प्रतिशत त्रुटि लेना है, क्या लेना है, प्रतिशत त्रुटि लेना है हमें इसको, तो हम 100 से गुणा कर देंगे सब में, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे।
अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे पहले वाले को तो हमें देखिए मिलेगा प्रतिशत त्रुटि ये, दूसरे वाले को अगर हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3.34 और तीसरे वाले को हल करेंगे तो हमें मिलेगा ये परसेंटेज में मिलेगा। अब हमारा मेन मकसद यही बताना था कि जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है उसमें देखिए प्रतिशत त्रुटि सबसे अधिक आ रही है, सबसे अधिक आ रही है, प्रतिशत त्रुटि उसमें क्या आ रही है, सबसे अधिक आ रही है। बस हमारा मेन मकसद था यही बताना कि उसमें प्रतिशत त्रुटि सबसे अधिक आ रही है। अगर हम इस सबको जोड़ेंगे तो ये निकल करके आएगा 4%, ठीक है ना, कितना आएगा 4% निकल के आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको जोड़ते हैं दशमलव के बाद 2 अंक लिया गया है यहाँ पे तो ये करके आएगा 4.00%, ठीक। अब इसको हम मिटा दें, हमको मेन मकसद यही समझाना था। अब हम देखेंगे कि अगर सार्थक अंकों की संख्या अगर बराबर है, सार्थक अंकों की संख्या अगर बराबर है तो जिस राशि की पावर ज्यादा होगी वो उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्यादा होगी और उसको बहुत सावधानी से मापने की आवश्यकता होगी, उसको बहुत सावधानी से मापने की आवश्यकता होगी। जैसे कि दूसरे वाले में, दूसरा देखिए मिटाना नहीं चाहिए था, दूसरे वाले में देखिए मान रखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी और ये हो जाएगा 2 डेल्टा सी अपान सी। आप कैसे आ रहा है इसको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला पोर्शन है, देखिए इसमें भी सार्थक अंक 2, इसमें भी सार्थक अंक 2। आप कहोगे कि ये विदाउट डेसिमल एंडिंग 0 है तो इसमें सार्थक अंक 1 होना चाहिए, तो हमने ये इसीलिए ये ऊपर चीज का लिखवाया गया कि अगर किसी मापन से उसको मापन किया गया, मापक यंत्र से मापने के बाद कोई चीज आई है, यदि किसी भौतिक राशि के मापन से कोई ऐसी राशि प्राप्त हो रही जिसमें डेसिमल नहीं और एंडिंग 0 है किसी शून्य के दाहिने, तो उसे हम लोग सार्थक अंक मानते हैं। तो इसमें भी सार्थक अंक 2 है और इसमें सार्थक अंक तो 2 है ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें सार्थक अंक 2 है। और एक चीज और ध्यान देना है कि हमें त्रुटि अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक पर 1 लिख करके बाकी को क्या कर देंगे 0। तो यहां पर देखिए 1 लिखा, दशमलव 0 बटे क्या है 3.7 प्लस। अब यहां पर देखिए तो सार्थक अंक 0 की जगह 1 लिखेंगे और 3 की जगह 0 और नीचे हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे प्लस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 बाकी 0 0 और नीचे क्या लिखेंगे ये, ठीक है ना। अगर हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, ये हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे सब में, ठीक है ना, सब में 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये 1/30 100 प्लस 0.01 0.032 गुणे 100। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन करने के बाद देखिए क्या आता है। मेरा जो मकसद था समझाने का वो कि पावर वाली जो अधिक पावर वाली कौन थी, अधिक पावर वाली ये थी। इसमें जो रिजल्ट आएगा अधिक पावर वाली प्रतिशत में वो देखिएगा दिखाई दे रहा, तो देखिए इसमें आया है अधिकतम, इसमें 8.10 आ जाएगा, दूसरी वाले में आ जाएगा 3.34 वही आएगा और तीसरी वाले में आ जाएगा 6.24, ये आ गया परसेंटेज, ठीक है ना। जबकि टोटल जो अगर हम देखें तो ये आएगा 17.68%, ठीक है ना। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, इधर भी हम लोग परसेंटेज में हमें राउंडिंग ऑफ नहीं करना होता है, जितना है प्रतिशत दिखा देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 है, परसेंटेज में दशमलव के बाद भी 2 अंक ले सकते हैं, ठीक है ना। हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है तो जोड़ में गुणा भाग में हम करते हैं, तो हमने जोड़ में सार्थक अंक कैसे प्राप्त करते हैं, घटाने में सार्थक अंक कैसे प्राप्त करते हैं, गुणा भाग में कैसे करते हैं, वो चीज़ हमने बताई हुई है, ठीक है ना। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ हम बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब हमने सार्थक अंक समान ले लिया, समान सार्थक अंक है तो सापेक्ष त्रुटि में उस राशि का योगदान अधिक होगा जिसकी घात अधिक होगी। तो देखिए
ए का सापेक्ष त्रुटि सबसे ज्यादा है, केयर करिए देखिए यहाँ पे, तो ये कौन, ए की पावर सबसे ज्यादा है तो उसकी, फिर सी की पावर है, ए बी पे कोई पावर नहीं तो सबसे कम इसमें आई है, ठीक है ना। तो मेन मकसद हमारा इस एग्जाम्पल को लेकर के यही समझाना था, ठीक है ना। तो इसी को कंफ्यूजन ना हो ये वाली बात पे कि इस पे सार्थक अंक एक ही होगा, तो हमने इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख दिया है जिसको आप माइंड में बैठा ले ताकि आपका कंफ्यूजन जो भी हो वो बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब हम, ये भी एक तरह का क्या था, न्यूमेरिकल था। तो त्रुटि विश्लेषण से संबंधित यानी एरर एनालिसिस से संबंधित दो सवाल आपके ब्लैक बोर्ड पे हैं। पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना। इस तरह के सवाल बोर्ड लेवल में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये अभी आसान टाइप के हैं जो बोर्ड लेवल में पूछे जा सकते हैं। पहला कि एक शीशे की प्लेट की लंबाई इतनी सेमी तथा चौड़ाई 1.5 सेमी है, तो प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि। क्षेत्रफल तो देखिए, लंबाई हमको दे रखा है, कितना दिया है, सेमी, और चौड़ाई को हम बी कहते हैं, कितना दिया है, 1.5 सेमी, ठीक है ना। त्रुटि दिया नहीं है, दशमलव के एक स्थान तक है, तो ये मीटर पैमाना से नापा गया, और मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है 0.1 सेमी होता है। हमने पहले ही बताया है कि अगर त्रुटि ना दिया हो तो जो त्रुटि होती है वो अधिकतम वो मापे गए यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है, ठीक है ना। मापे गए यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है, या आप माप में लास्ट में 1 रख के बाकी को 0 करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें क्षेत्रफल में क्या चाहिए, क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि चाहिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुणे बी। अब इसमें हमको सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, गुणे भाग में सापेक्ष त्रुटि तो एक ही टाइप की होती है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल, और हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा बी। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे हमने चर्चा किया हुआ है। गुणा हो तो ऐसे निकालते हैं, भाग हो तब भी ऐसे निकालते हैं, जोड़ हो तो सीधा सीधा, केवल उसमें निरपेक्ष त्रुटि होती है, सापेक्ष त्रुटि इस तरह से आती है। वो पूछ रहा है कि डेल्टा ए यानी क्षेत्रफल के मापन में, यानी इसमें अधिकतम संभव त्रुटि क्या हुई, तो वो सवाल के हिसाब से पूछ रहा है डेल्टा ए, तो ए से इधर आके गुणा कर दीजिए, ये सवाल में ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये वाली चीज पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए एरिया ए निकालना है तो एल गुणे बी का गुणा कर दीजिए, इसके वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो हमें मेन रूप से यही निकालने के लिए कहा है, तो देखिए पहले हम ये निकालेंगे, तो देखिए एल और बी का गुणा करिए, तो ये क्या हो जाएगा 0, गुणा करके देख लेते हैं इसका, तो हो जाएगा 1.5, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, गुणा करके देखिएगा आएगा, ठीक है ना। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो चूंकि देखिए गुणा करने वाली चीज में जो है 2 ही सार्थक अंक है, तो इसमें भी 2 ही सार्थक अंक रखेंगे, ठीक, तो ये चीज आएगा सेमी स्क्वायर। अब चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गया, ये डेल्टा 1 की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि आप वहां 1 रख के बाकी 0, मीटर पैमाने से नापी गई उसका अल्पतमांक यही होता है, ठीक है। और इसको नापेंगे तो ये भी वही है 1.5, तो ये 3.0 गुणे ये 1/20 हो गया, प्लस ये 1/15 हो गया। और अब देखिए इसको हम 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, 15 चौको 60, 4 एकम 4, यानी कि ये हो जाएगा 7/60, गुणा करेंगे। अब भाग देंगे, भाग देने का मतलब है कि आप भाग दे के दे सकते हैं 21.0, इसमें 60 से तो दशमलव लगा के 0 आ जाएगा, 3 बार जाएगा 180, तो यहाँ बचेगा 0, यह बचेगा 3, फिर 0 अपने बड़ा 3 से 5 बार में जाएगा, 5 0 0 5 6 30, 5 बार में 300 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन ये वाला सही है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले सवाल की बात करते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। और दूसरा वाला सवाल क्या है, दूसरा वाला सवाल है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई इस तरह से दी हुई है, तो त्रुटि सीमाओं के साथ आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो जैसे आयत का क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है ना,
आयत का क्षेत्रफल जो हमें है इस तरह से निकालना है, त्रुटि के साथ लगा, त्रुटि सीमाओं के साथ। तो आयत का क्षेत्रफल त्रुटि सीमाओं के साथ लेना है, यानी उसके साथ त्रुटि भी लेना है, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए तो हम पता कर लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, एल गुणे बी, लेकिन हमारा मेन मकसद है निकालना ये। तो चलिए ए निकाल लीजिए। देखिए ये एल की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो ए तो हमारा निकल गया, एल की वैल्यू 5.7 और बी की वैल्यू है 3.4। गुणा करके देख लीजिए, आप यहाँ पे गुणा करिए। 4 सत्ते 28, 2 और 4 पचे 20, 2 22, ठीक। 3 सत्ते 21 और 2 3 पचे 15, 2 17, 8 2 1 3, 7 2 9 ये आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव 19.38 आएगा गुणा करने के बाद ये एरिया, ठीक है। क्योंकि हमें कहा है कि सीमाओं के साथ आयत की क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब मेन बात हो गई हमको डेल्टा ए निकालने के लिए। तो अभी हम बात किया था एल गुणे बी। तो यहाँ से देखिए आप डेल्टा ए अपान ए निकालेंगे, तो ये डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा बी अपान बी। तो यहाँ से डेल्टा ए बराबर हो जाएगा ए कोष्ठ में डेल्टा एल एल डेल बी अपान बी ये। तो यहाँ से देखिए एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे। अब अभी हमने क्या किसकी वैल्यू निकाली है, अभी हमने ए की वैल्यू निकाली है। ए की वैल्यू आई है कितना, 19.38 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। 19 पॉइंट कितनी आई है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में भी अगर आप लोगों को निकटतम नहीं लेना है गुणा में, हमने 2 ही सार्थक ले लिया, 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तभी आंसर वही आएगा, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू आई है 19.38 सेमी स्क्वायर। अब डेल्टा एल की वैल्यू देखिए ये कितना है 0.1 और 5.7 प्लस इसका है 0.2 और ये है 3. अब इसी को हल करने वाली बात है, ठीक है ना। ये सेमी स्क्वायर में आएगा, अगर यही निकल जाएगा तो ए की तो वैल्यू पता है, इसको इसमें डाल देंगे। तो 19.38 ये हो जाएगा 1/57 और ये हो जाएगा 2/34। तो देखिए 19.38 ये हो जाएगा 1/17, 1/57, 1/17, 7×2 = 34, 17×3 = 51। अब इसको थोड़ा सा हल करके आप लोग जो है डेल्टा ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हल करके किसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, डेल्टा ए की वैल्यू निकाल ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब हल करिएगा इसको भाई, इसको हल करिएगा। डेल्टा ए की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जरूरी है कि आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हल करके त्रुटि को सदैव जो है हमेशा प्लस माइनस में निकाला जाता है, तो प्लस माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया। इसे आप इत्मीनान से हल करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ए की वैल्यू हमें पता है 19.38 और प्लस माइनस यहाँ डेल्टा ए की वैल्यू आप लिख दीजिएगा, यानी कि सेमी स्क्वायर में यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको आप कर सकते हैं खुद, ठीक है। चलिए तो ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने 3 सवाल हैं, ठीक है ना। ये 4 है और ये 5वां सवाल है, ठीक है ना। पहला सवाल है किसी पदार्थ के टुकड़े का द्रव्यमान इतना है, आयतन इतना है, तो घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम तीसरा सवाल हल करते हैं बारी बारी से। अब देखिए जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। तो वो घनत्व का मान ज्ञात करना है, मतलब फाइनली घनत्व का मान ज्ञात करना, जिसको हम रो डैश भी कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये मान ज्ञात करना है, ये, ठीक है ना। ये मान ज्ञात करना है फाइनली ये। तो कहने का मतलब हम तो रो तो यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो रो यहां से निकल जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आप करिएगा। द्रव्यमान देखिए 40 ग्राम दिया हुआ है यहाँ से, और आयतन दिया है 10 सेमी घन, यानी कहने का मतलब 4 ग्राम पर सेमी घन। अब ये कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, भाग है तब भी हम लोग डेल्टा रो अपान रो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एम अपान एम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ चुका है पीछे।
तो यहाँ से आपको डेल्टा रो चाहिए, तो रो डेल्टा एम अपान एम और डेल्टा वी अपान वी। रो की वैल्यू 4 है, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.4 और उसकी वैल्यू है 40 प्लस इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 10। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 1 है और इसकी वैल्यू क्या है 10 है और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्राम पर सेमी। आप इसी को कैलकुलेट करके रो कैलकुलेट है रो कितना है 4 है, प्लस माइनस आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप इसे कैलकुलेट करिए और यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का दूसरा सवाल है, आप इसको कैलकुलेट करके यहीं पे रख दीजिए, डेल्टा रो की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट करिए, बहुत आसान है, आप वहां पे रख सकते हैं, ठीक। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, किसी तार की लंबाई, तार है यानी ये चौथा और उसकी लंबाई दे रखा है इतना, ये यल है और प्लस माइनस ये डेल्टा यल होता है, त्रिज्या है तो ये आर है प्लस माइनस डेल्टा आर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो तार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए तार का जो आयतन होगा, आयतन जो होगा वो v प्लस डेल्टा v होगा प्लस माइनस, तो हमें v तो मिल जाएगा, ये तार है, तार का जो आयतन होता है लंबाई l है त्रिज्या r है, तो आयतन जो होगा इसका वो पाई आर स्क्वायर h होता है, या इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर l। यहाँ से आयतन मिल जाएगा इसका, तो आप यहाँ से इसको निकाल लीजिए 22/7। r की वैल्यू यहाँ पे दिखा है 1 गुणे 1 और l की वैल्यू देखा है 4, ये सेमी घन हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में सब दिया है, तो यहाँ से आपको v निकल जाएगा, निकल गया v, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब आइडिया तो मिल गया, आप कैलकुलेशन करेंगे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, यानी हो जाएगा 88/7 सेमी घन हो जाएगा v की वैल्यू। अब रही बात ये वाली बात निकालने के लिए, तो वहां से देखिए इसको डेल्टा v अपान v करेंगे, ये तो कांस्टेंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r अपान r प्लस डेल्टा l अपान l। यहाँ से बात करें तो ठीक है ना, हमको चाहिए क्या डेल्टा v, तो v से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक, डेल्टा l अपान l। वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू है 88/7 और 2 गुणे इसकी वैल्यू कितना है, रेडियस 0.01 और r की वैल्यू 1 है, प्लस डेल्टा l की वैल्यू 0.04 और इसकी वैल्यू है 4। आप इसे कैलकुलेट करिए और डेल्टा v की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए। v की वैल्यू आई है, जो भी आई है यहाँ पे 88+7 प्लस माइनस डेल्टा v की वैल्यू है यहाँ पे। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये इतनी आसान कैलकुलेशन है, आप गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपको आना ही आना चाहिए, इतना तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है ना। करने के लिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और जानते हैं ये शिकायत रहती है कि लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो वीडियो लंबा है वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे रख सकते हैं, ये मतलब बताना था किस तरह से लगाना है, ठीक है ना। बशर्ते आप सही ढंग से इसको कैलकुलेट करिए, शॉर्ट आउट मत करिए, दशमलव के जितने स्थान तक आता है आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही स्थान तक आप निकाल के यहाँ रखिएगा, ठीक है ना। दशमलव के 2 स्थान तक निकालेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि इसकी जो अल्पत मांग है वो दशमलव के 2 स्थान तक है, यानी ये वर्नियर कैलिपर से नापी गई चीज है, ठीक है। चलिए आंसर में दशमलव के 2 स्थान तक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब तीसरा, एक घन की भुजा ये दी हुई है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा फार्मूला होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा इस रूप में हमें वो कह रहा निकालने के लिए, यानी सीमाओं के साथ, यानी कि a और प्लस माइनस डेल्टा a।
विद सीमाओं के साथ वो कह रहा है। एक तरह से देखेगा इस तरह का समान, जब भुजा विद सीमा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल को विद सीमाओं के साथ, यानी कि कहने का मतलब त्रुटि के साथ पूछा है, ठीक है ना। तो a तो यहीं से निकल जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6a², तो 6 और a की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 6a² होता है ना, हाँ 6a² होता है। तो 2 दूना 4, 6 का 24 हुआ, सेमी घन हो गया, एरिया स्क्वायर हो गया। अब रही बात डेल्टा ए निकालने के लिए, तो यहां से देखिए ये तो कांस्टेंट चीज है, तो ए डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि पावर में आपने देखा है इस तरह का हमने लिखाया हुआ है, पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, घात से गुणा हो जाता है और इसका सापेक्ष डेल्टा ए अपान ए हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से में मेन मुद्दा हमारा है ये हमको चाहिए, तो ए आकर के यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक। ए की वैल्यू 24 है, 2 गुणे डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए दशमलव के 2 स्थान तक सारी चीजें लेना है, ये है 0.04 और ए की वैल्यू 2 है। आप इसे हल करके रिजल्ट को दशमलव के 2 स्थान तक आप डेल्टा ए की वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही दिया है, तो ज्यादा एक्यूरेट परिशुद्ध कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माप ऐसे अंक से मापा गया है जिसकी यथार्थता जो है दशमलव के 2 अंक तक है, अगर ये त्रुटि दी हुई है, ठीक है ना। तो आप इसे कैलकुलेट करके 2 से 2 कट जाएगा, अब 24 से इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 और 4 दूनी 1 8 9, यानी कि इतना आएगा डेल्टा ए की वैल्यू सेमी स्क्वायर, तो यानी ये लिखा जाएगा 24 ± 0 96 सेमी स्क्वायर तक। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। अभी बहुत सारे वीडियो जो है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक तरह से ये 1 थी, अभी इस पे आधारित जो है कई प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएंगी। मेरे कहने का मतलब है कि कई वीडियो लेक्चर हम न्यूमेरिकल पर लेके आएंगे, जो आपको नीट में पूछे गए प्रश्न होंगे, जेई में पूछे गए प्रश्न होंगे, एयरफोर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, नेवी में पूछे गए प्रश्न होंगे, तो सबका कम्बिनेशन है। बोर्ड पे इंटर लेवल का जो बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछे गए प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।